नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खटीमा स्थित आवास पर आम जन से मुलाकात की। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच उन्होंने समय निकालकर स्थानीय नागरिकों, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को इसके समाधान के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे लोगों ने व्यक्तिगत, सामाजिक और क्षेत्रीय मुद्दों को उनके सामने रखा। इस दौरान सीएम धामी ने आश्वासन दिया कि सरकार जनता के साथ खड़ी है और उनकी हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। खटीमा में सीएम से मिलने पहुंचे बुजुर्ग, महिलाएं और युवा उत्साहित नजर आए। मुख्यमंत्री ने सबका हालचाल भी जाना और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। जनसंपर्क के इस अवसर पर क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। आपको बता दें, लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में क्षेत्र का विकास तेजी से आगे बढ़ता रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में रक्षाबंधन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर ओर भाई बहन के प्यार और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। देहरादून में रह रही तिब्बती महिलाओं ने इस अवसर को खास बना दिया। उन्होंने देहरादून के जिला अधिकारी यानी डीएम सविन बंसल को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। तिब्बती बहनों ने डीएम को भाई मानते हुए उन्हें राखी बांधी। ये दृश्य सौहार्द और भाईचारे की मिसाल बन गया। डीएम सविन बंसल ने भी इस अवसर पर देहरादून और पूरे उत्तराखंड के लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। हमारा रक्षाबंधन सुरक्षा, हमारे बॉन्डिंग और प्रेम का प्रतीक है। तो इसी भावना से हमारे प्रांत में, राज्य में, देश भर में मनाया जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ love between brother and sister and the bonding, the special bonding they enjoy among each other. It is also indicative of values over evils. So ये स्पिरिट से इस स्पिरिट का स्मरण करते हुए इस त्योहार की सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड में भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही बहनें राखी और मिठाइयों के साथ अपने भाइयों के घर पहुंच रही हैं। पारंपरिक रीति रिवाज के साथ बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनकी लंबी उम्र की कामना की। बदले में भाइयों ने भी बहनों को उपहार दिए और उनके जीवन भर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में भी काफी चहल पहल देखने को मिली। राखियों, मिठाइयों, उपहारों की दुकानों पर भारी भीड़ रही। स्कूलों, सामाजिक संगठनों और संस्थानों में भी रक्षाबंधन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई बहनों ने सैनिकों, पुलिसकर्मियों और जरूरतमंदों को भी राखी बांधकर इस पर्व को सामाजिक सरोकार से जोड़ा है। तो देहरादून में धूमधाम से रक्षाबंधन का ये पूरा पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी। बाजारों में भी रौनक और भीड़ देखने को मिली। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड की वादियों में आज मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है। मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में बताया कि मानसून पूरे शबाब पर है और राज्य के सभी 13 जिलों में बारिश की फुहारें बिखरने को तैयार हैं। कहीं हल्की बौछारें तो कहीं झमाझम बारिश के साथ आज का दिन सुहाना माना जा रहा है। बारिश के अलावा कई जगहों पर लैंडस्लाइड और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। इस साल मानसून ने उत्तराखंड में 19 जून को ही दस्तक दे दी थी, जो सामान्य से थोड़ा जल्दी है। अब तक ये पूरे राज्य को अपने रंग में रंग चुका है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक मानसून की रफ्तार तेज है और अगले कुछ दिनों तक बारिश का
बारिश जो है वो जोरदार तरीके से होगी। इस बार बारिश सामान्य से 10 से 15% ज्यादा हो सकती है, यानी पहाड़ों से लेकर मैदानों तक पानी ही पानी होने वाला है। आईएमडी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, लेकिन कुछ इलाकों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के साथ झमाझम बारिश भी हो सकती है। तो आपको बता दें, आज देहरादून में मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है। 13 जिलों में बारिश की हल्की फुहारें जो है वो देखने को मिल रही हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। इसके लिए आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो येलो अलर्ट जो है भारी बारिश को लेकर जारी कर दिया गया है। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, नैनीताल में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, उत्तराखंड के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम कैसा रहने वाला है? क्या कुछ आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है? की तरफ से जो अलर्ट यहाँ पर जारी हुआ है, उस अलर्ट में अभी भी उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। लगातार बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड में ये बारिश आ रही है, ये आफत की बारिश बनकर बरस रही है। और चाहे आपका उत्तरकाशी हो, रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो या नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत हो, यहाँ पर अभी भी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। अगले 24 से 48 घंटे ये बारिश यहाँ पर होगी और इस बात के लिए कह सकते हैं कि जिला प्रशासनों को पहले से ही अलर्ट रहने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही जो राहत बचाव के जो काम चल रहे हैं, उन कामों को मौसम के अनुरूप करने की हिदायत यहाँ पर दी गई। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो मौसम का जो मिजाज है, जिस प्रकार से बदला हुआ नजर आ रहा है, वो सीधे तौर पर सरकार के लिए चिंता, प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। अब है, क्योंकि आज रक्षाबंधन का भी त्योहार है, ऐसे में लोगों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मौसम की वजह से? बिल्कुल है। ये कह सकते हैं कि कुछ जो क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्रों में अभी मौसम की राहत जरूर यहाँ पर मिली हुई है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले दिनों जो बारिश यहाँ पर हुई, उसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर पर जो यातायात के जो मार्ग हैं वो बड़े अवरुद्ध यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो गाड़ियां हैं वो नहीं चल पा रही है, जो लोगों का जो जरूरी सामान था, जो रसद की सामग्री थी, वो ये कह सकते हैं कि जिला मुख्यालयों से गाँवों तक पहुँचने में बड़ी उनसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। अब सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका इस वक्त कौन सा है? बिल्कुल है। ये कह सकते हैं कि अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो हर जनपद में कुछ न कुछ ऐसे क्षेत्र यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं जो बारिश के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उत्तरकाशी जनपद, पौड़ी जनपद और चमोली जनपद, 3 ऐसे जनपद हैं जो इस समय सबसे ज्यादा बारिश के कहर से ये कह सकते हैं कि प्रभावित नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो जनता है वो तो सरकार की राहत और मदद का इंतजार करती नजर आ रही है। प्रशासन की टीमें जनता तक राहत की सामग्री पहुंचाने में जुटी है, लेकिन जिस प्रकार से बारिश यहाँ पर हो रही है सब चीजों में बाधा बनती हुई नजर आ रही है। जी अब है, लोगों के लिए क्या कुछ अपील किया गया, उनसे क्या कहा जा रहा है कि वो घरों में रहें, या इस तरह की क्या कुछ प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से चीजें यहाँ पर हो रही है, उन चीजों में कह सकते हैं कि जनता के लिए मुश्किलें तो जरूर है, लेकिन मौसम की जो ये कह सकते हैं कि जो भविष्यवाणी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है वो भी सीधे तौर पर गौर करने वाली है। इसीलिए जिला प्रशासनों को ज्यादा सावधानियां बरतने के लिए कह दिया गया है। जो तराई वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर जिला प्रशासनों को खासतौर पर इसलिए अलर्ट किया गया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने से जो क्षेत्र है, जो निचले इलाके हैं, वो जलमग्न हो सकते हैं। बिल्कुल अब है, यानी माना जा सकता है आने वाले दिनों के लिए उत्तराखंड में ये बारिश जो है आफत बनकर कहर गिरा सकती है। अब है, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर के। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाई गई है। आपको बता दें, राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग मिलकर प्रभावितों को हर संभव सहायता देने में जुटे हुए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रशासन की ओर से प्रभावितों को भोजन, आश्रय, चिकित्सा और जरूरी सामग्री जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाते तब तक प्रशासन हर पीड़ित के साथ खड़ा रहेगा।
राहत शिविरों की निगरानी की जा रही है, जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और अधिकारियों की टीम जो है वो मौके पर लगातार निरीक्षण कर रही है ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। तो आपको बता दें, धराली में आपदा तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार अभय कैंतुरा हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, धराली में जो आपदा आई थी उसके बाद से प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? बिल्कुल, व्यवस्थाओं की अगर बात करते हैं तो जो धराली का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अभी भी जो राहत और बचाव के जो काम है वो युद्ध स्तर पर वहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन जो परेशानी है वो इस बात की है कि जो मौसम उस क्षेत्र में बाधा बना हुआ है वो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर है। इसके अलावा जो मार्ग अवरुद्ध हुए हैं उन अवरुद्ध मार्गों के चलते जो खाद्य रसद जो यहाँ पर जरूरी सामान तेज गति से पहुंचना चाहिए था उसे पहुंचाने में मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। अभी भी ये कह सकते हैं कि चाहे MI-17 हेलीकॉप्टर हो या चिनूक हेलीकॉप्टर, उनके माध्यम से ही यहाँ पर जो मशीनें हैं या फिर जो खाद्य रसद की जो सामग्री है उसको पहुंचाने का काम यहाँ पर हो पा रहा है। और यही वजह है कि जो युद्ध स्तर पर राहत बचाव के काम वहां पर होने चाहिए थे वो उस सप्ताह से यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। ये इस बात की सराहना जरूर यहाँ पर उन राहत बचाव एजेंसियों के यहाँ पर करनी चाहिए, चाहे SDRF हो, पुलिस हो, NDRF हो या सेना के जवान हो, जिनकी तरफ से वहाँ पर राहत बचाव के काम वहाँ पर किए जा रहे हैं। वो मैनुअली भी और मशीनों की जो छोटी मशीनें हैं उनकी तरफ से भी वहाँ पर किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की टीमों को भी वहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा जो थर्मल स्कैनिंग जो मशीन SDRF की है जो मैग्नेट को वहाँ पर देखती है, लोहे वगैरह को पहचान करती है, उन सब चीजों की भी यहाँ पर सहायता ली जा रही है ताकि राहत और बचाव के कामों को और तेज गति से यहाँ पर किया जा सके। जी बिल्कुल। अभय, मेडिकल की क्या कुछ फैसिलिटी है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हो कि बारिश का मौसम है, ऐसे में जो प्रभावित हैं उनको हर संभव मदद जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर मेडिकल फैसिलिटी की बात की जाए तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, अगर मेडिकल की बात करते हैं तो जो थराली का जो कैंप है, थराली कैंप है, इस समय महिला डॉक्टर्स की तैनाती वहाँ पर की जा चुकी है, 2 अस्थि रोग विशेषज्ञों की वहाँ पर तैनाती हो चुकी है, 2 सर्जन डॉक्टरों की तैनाती हो चुकी है। इसके अलावा जो निश्चेतक जो डॉक्टर होते हैं उनकी भी तैनाती वहाँ पर की गई है। साथ ही जो उसके आसपास के क्षेत्र, चाहे हर्सिल हो, भटवाड़ी हो या फिर उत्तरकाशी हो या फिर दूसरा मुखर्ग हॉस्पिटल हो, वहाँ पर भी डॉक्टरों की तैनाती इस समय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कर दी गई है। जो घायल यहाँ पर आ रहे हैं, जो रेस्क्यू करके भी लाए जा रहे हैं, उनकी भी स्कैनिंग यहाँ पर की जा रही है, उनका भी उपचार यहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो सभी मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उनको तत्काल उपचार यहाँ पर किया जा सके। अगर कोई गंभीर अवस्था में है तो हेली के माध्यम से उसे जो नजदीकी जो रेफर सेंटर है या हायर सेंटर है उनको वहाँ पर भेजने का काम किया जा रहा है। उसमें से अभी तक कुछ लोगों को एम्स ऋषिकेश हॉस्पिटल में यहाँ पर एडमिट किया गया है। सेना के जिन 2 जवानों को यहाँ पर रेस्क्यू किया गया था जो घायल अवस्था में थे, वो देहरादून में मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा लगातार स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो उस क्षेत्र में बनी हुई है, उनकी मॉनिटरिंग वहाँ पर हो रही है। अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या सिर्फ मौसम है या कोई और भी चैलेंजेस है? देखो, ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज मौसम के साथ साथ जो जानकारी है उस जानकारी का अभाव यहाँ पर है, क्योंकि ये किसी के पास ये जानकारी नहीं है कि कितने लोग उस आपदा के समय वहाँ पर मौजूद थे, कितने लोग हताहत वहाँ पर हुए, कौन मिसिंग हुआ। ये जरूर कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन की तरफ से कि जिन लोगों के रिकॉर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं उन लोगों को वहाँ पर खोजने का प्रयास वहाँ पर किया जाएगा, लेकिन वस्तु स्थिति क्या थी उस स्थिति को अभी तक कोई पता वहाँ पर नहीं चल पाया है। यानी जो 30 से 35 सेकंड के बीच में जो मलबा वहाँ पर आया, जो बाढ़ वहाँ पर आई थी, उसने सब कुछ सारी जिंदगियों को लेने का काम वहाँ पर किया है। ऐसे में कितने लोग वहाँ पर थे, कितने लोग हताहत हुए, उसकी सही जानकारी जिला प्रशासन के पास नहीं। वो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर नजर आ रही है। अगर रेस्क्यू अभियान को उस मलबे पर शुरू करते भी हैं तो फिर ये समझा जा सकता है कि जो चुनौती होगी वो चुनौती इस रूप में होगी कि वहाँ पर किस क्षेत्र में कितने लोग हैं, किस क्षेत्र में किया जाना चाहिए था, वो चीजें एक्चुअली वहाँ पर पता नहीं चल पा रही है। जी बिल्कुल अभय, जिस तरीके से आपने बताया कि ये बड़ा चैलेंज है क्योंकि जो प्रशासन है वो पूरी धरातल पर पूरी चीजों को नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके पास बड़े चैलेंजेस है। छोटे से टाइम में इस तरह से बड़ा प्राकृतिक आपदा आया और ऐसे में लोगों के लिए भी ये सोचना समझना जो है वो काफी बड़ा चैलेंज हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। देखिए, जहाँ पे आपदा की संभावना है, जहाँ पे दिक्कत है, सब जगह से लोगों को खाली कराया गया है। जिनको हटाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा
सभी के लिए रहने खाने की व्यवस्था के लिए कहा गया है। अगर किसी के पास बिस्तर या कोई कपड़े की आवश्यकता है, कंबल वगैरह की आवश्यकता है, उसके लिए भी कहा गया है। और जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक प्रशासन उनकी व्यवस्था कराएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रानीखेत से है, जहां कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। आपको बता दें कि आरसी के भव्य मनकामेश्वर मंदिर परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने सैनिकों की कलाइयों पर राखी बांधी। महिलाओं ने तिलक लगाकर पारंपरिक कुमाऊनी रीति रिवाजों से रक्षा सूत्र बांधे और सैनिकों की लंबी उम्र और सीमा पर सुरक्षा की प्रार्थना की। कार्यक्रम में केआरसी के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव, सैनिक अधिकारी जेसीओ, सैनिकों के साथ साथ छावनी परिषद के सीईओ कुणाल रोहिला और एकल सदस्य मोहन नेगी भी मौजूद रहे। सबसे पहले रानीखेत की हमारी सभी बहनों को कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर की तरफ से इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल की तरह कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर अपने रानीखेत के नागरिकों के साथ में मिल कर के रक्षाबंधन मनाता है। उसी कड़ी में आज जो है इस मंदिर परिसर के अंदर रक्षाबंधन मनाया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल घाटी स्थित चिमलीगाड में बैली ब्रिज निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें, ये पुल सीमावर्ती क्षेत्रों में आवाजाही को सुगम बनाने में मदद करेगा। लगातार खराब मौसम और दुर्गम भूभाग के कारण लंबे समय से ये कार्य अटका हुआ था, लेकिन अब निर्माण एजेंसियों ने मशीनरी और सामग्री मौके पर पहुंचाकर तेजी से कार्य शुरू कर दिया है। इससे स्थानीय निवासियों, सेना, पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। आपको बता दें, पुल निर्माण से न केवल स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्य भी आसान होंगे। प्रशासन ने कार्य की निगरानी के लिए अधिकारियों की तैनाती कर दी है और जल्द से जल्द इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी स्थित चिमलीगाड में वैली ब्रिज का कार्य तेजी से जारी है। सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित इस महत्वपूर्ण पुल का निर्माण सेना के जवान रात भर जुटकर कर रहे हैं। दुर्गम भूभाग और प्रतिकूल मौसम के बावजूद जवानों की मेहनत जो है वो रंग ला रही है। ये वैली ब्रिज सामरिक और स्थानीय जरूरतों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुल बनने से सीमांत गांवों तक आवाजाही जो है वो आसान हो जाएगी। आपात स्थितियों में राहत कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी। सेना के इंजीनियरिंग कोर की टीम युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। आपको बता दें, इस पुल के निर्माण से न केवल स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी, बल्कि सीमा सुरक्षा की दृष्टि से भी ये पुल बेहद उपयोगी साबित होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। ऐसे में भारतीय सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर राहत का अहम साधन बनकर उभरा है। सेना के इस आधुनिक चिनूक हेलीकॉप्टर ने हर्षिल में जनरेटर पहुंचाकर विद्युत बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आपको बता दें, दुर्गम पहाड़ी इलाके में सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण जमीनी परिवहन बाधित है। ऐसे में चिनूक हेलीकॉप्टर तेजी से आवश्यक संसाधन पहुंचाने में बेहद मददगार साबित हो रहा है। जनरेटर की आपूर्ति से प्रभावित क्षेत्रों में जल्द बिजली बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे संचार और राहत कार्यों में तेजी आएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई आपदा को लेकर अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है। आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता आपदा प्रभावितों की मदद करना है, लेकिन विपक्ष इस गंभीर स्थिति में भी राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर
प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटा है और सभी जरूरी संसाधनों को मौके पर उपलब्ध कराए जाने का काम कर रहा है। मनवीर चौहान ने कहा कि विपक्ष से अपील है कि इस कठिन समय में राजनीति छोड़कर राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करे ताकि प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और किसी भी प्रभावित को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ भी बोले, लेकिन इस समय हमारी सरकार की प्राथमिकता, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, हम सबकी पहली प्राथमिकता वहाँ पर जो लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं, जो घायल हैं, जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से वहाँ पर समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको राहत देना और उनको बचाना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करके राजनीति करना उनका लक्ष्य है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रदेश के लिए है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों जैसे हर्षिल और धराली का डीजीपी उत्तराखंड ने स्थलीय निरीक्षण किया। डीजीपी उत्तराखंड ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी की। डीजीपी ने कहा, आपदा में लापता लोगों को जल्द से जल्द तलाशना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर और अन्य एजेंसियों को रेस्क्यू कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने मौके पर पहुंचकर प्रभावितों से मुलाकात भी की और उनकी स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद जिला मुख्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों से बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और समन्वित कार्य योजना के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खराब मौसम और विषम परिस्थितियों के बावजूद रेस्क्यू टीमें सराहनीय कार्य कर रही है। एयरलिफ्ट के जरिए घायलों और फंसे लोगों को जल्द सुरक्षित निकाला जाएगा। डीजीपी ने प्रभावी और व्यवस्थित आपदा प्रबंधन के लिए सभी एजेंसियों को समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के साथ ही अब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पदों को लेकर राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 14 अप्रैल को होने वाले इन चुनावों के लिए बीजेपी ने 12 जिलों में ब्लॉक प्रमुख पदों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। नैनीताल जिले के चर्चित हल्द्वानी ब्लॉक के कामलुआ गांजा मेहता गुनी नंबर 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य सीट से विजयी हुई। वहीं मंजू गौड़ को पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मंजू गौड़ के नाम की घोषणा होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संगठन के नेताओं और क्षेत्रीय विधायकों का आभार जताया। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।